हेलो दोस्तों। मैं हूं प्रेम सागर पांडे और आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन क्लासेस मगहर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि आर्टिकल का ही है। जो कि आप लोगों ने पीछे दो वीडियो और देखा होगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये वीडियो आपको जो आने वाला एमटीएस का एग्जाम है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि इसमें मैंने खास करके उन्हीं रूल्स को लिखा है या फिर पीडीएफ में दिया है जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, इसके बाद मैं एक वीडियो और इसका लेकर आने वाला हूँ जिसमें आपको मैं जीरो आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। जीरो आर्टिकल आपके एग्जाम में 100% जो आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है आर्टिकल से रिलेटेड, वो आपका जीरो आर्टिकल का ही होता है। क्योंकि इसमें अक्सर करके लोगों को ये तो पता होता है कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करना है, लेकिन ये लोगों को नहीं पता होता कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करना है। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाएगा। तो लोग अक्सर करके क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो प्लीज वीडियो को आप लोग पूरा, इस वीडियो को भी पूरा देखिए और आने वाले वीडियो का आप थोड़ा वेट करिए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर से मैं आपसे बोलने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आज का ये जो क्लास है आर्टिकल का ही है। और आर्टिकल के आगे का जो रूल्स है बचा था, और खास करके ये जो वीडियो है एमटीएस के लिए है। मैंने बता दिया एमटीएस के काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब है तो सारे एग्जाम के लिए जो वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश आता है। जैसे एसएससी का सीजीएल हो गया, चाहे सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, या फिर एनडीए सीडीएस का आप जो एग्जाम देते हैं, या एयरफोर्स का, उसमें सब में आपको अंग्रेजी में ये सारे रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आज एमटीएस के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा हम टाइम आपका ले लेंगे तो आप खाली यही देखोगे कि वीडियो में सिर्फ हम बात कर रहे हैं और काम की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारा रूल है, ये पार्ट आपका पार्ट थ्री है। ठीक है, जिसमें पहला रूल आपका यही है कि ये सबसे आसान रूल है आपका, इस वीडियो का सबसे आसान रूल है कि चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो, नक्षत्र हो आदि, ठीक है, या ग्रह उपग्रह आदि के नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, मैं और आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में जो भी चीजें यूनिक हैं या अद्वितीय हैं, उन सभी नामों के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। चाहे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गए, वायु हो गया, ठीक है, तो ये सारे नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यूनिक नामों के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे मून हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, मंगल ग्रह, एयर, स्काई, विंड, इटीसी। तो ये सारे ऐसे नाम हैं जो या तो ग्रहों के नाम है या उपग्रहों के नाम है, या फिर विश्व में यूनिक हैं या अद्वितीय हैं, इसलिए इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो जो दोस्तों, जो मैनमेड कृत्रिम उपग्रह होता है उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे नासा वगैरह भी छोड़ते रहते हैं, मतलब अपने उपग्रह, इसरो भी हमारा छोड़ता रहता है उपग्रह। तो इन सभी उपग्रहों के नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आर्टिकल का जो क्लास था, कि माउंटेन्स के नाम के पहले, जंगलों के नाम के पहले, या फिर आइलैंड के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो पिछले वीडियो में लास्ट रूल बताया था वो आप प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कई सारे रूल्स का मिक्सचर था वो, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने ये जान लिया कि ग्रह उपग्रह या नक्षत्र होंगे तो उनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी जो सूर्य है वो पूर्व में निकलता है। द सन सॉरी द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, जो ईस्ट है, ईस्ट क्या है, एक डायरेक्शन का नाम है, तो डायरेक्शन के नाम के भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो जो कि सूर्य है, तो सूर्य के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हम करेंगे। ये 12th में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरमीडिएट के जो एग्जाम सिंटेक्स का क्वेश्चन है तो उसमें भी पूछा जाता है वो। यानी ये वीडियो आप अगर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट तो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी कंपटीशन का तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि यह क्या है, एक ग्रह है, या मतलब यूनिक है दुनिया में। ठीक है, तो इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल दोस्तों देखते हैं कि ये देखिए दोस्तों, जब कोई एडजेक्टिव किसका कार्य करता है, नाउन का कार्य करता है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि जो नाउन होता है वो तो नाउन होता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एडजेक्टिव भी नाउन का कार्य करने लगता है। ठीक है, तो जब भी क्या होगा, कोई भी एडजेक्टिव जो नाउन की तरह प्रयोग होगा, किसकी तरह प्रयोग होगा, नाउन की तरह। तो हमेशा अगर कभी भी कोई एडजेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है तो आप उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। क्योंकि आपको पता है,
जो आर्टिकल होता है वो बिना किसी नाउन के नहीं आता है। तो अगर हम एडजेक्टिव के पहले नाउन का मतलब द का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव ना होकर के क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आप एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह एडजेक्टिव नाउन तो बनेगा और वो पूरे वर्ग का बोध कराएगा। यानी ये एडजेक्टिव नाउन की तरह कार्य करेगा और ये जो नाउन होगा वो पूरे जाति या वर्ग के बारे में बताएगा। जैसे एग्जांपल आपको मैं आगे बता रहा हूं, इसको पहले वीडियो सेव कर देते हैं। चलिए, जैसे द रिच, यहाँ पे द रिच दिया हुआ है दोस्तों, तो द रिच क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, यानी रिच एडजेक्टिव है और इसके साथ आर्टिकल द का जब हम प्रयोग कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अमीर लोग, क्योंकि रिच माने क्या होता है, अमीर होता है। तो जब रिच के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, अमीर लोग हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक गलती हो गया है, पीपुल, रिच के साथ पीपुल का आप प्रयोग नहीं करेंगे। यानी जब आप आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं तो द रिच का मतलब ही हो जाएगा अमीर लोग। तो इसलिए यहाँ पे देखिए द रिच सही है, लेकिन पीपल जब आप लिख देते हैं तो ये सुपरफ्लोज हो जाता है और अंग्रेजी में सुपरफ्लोज को गलत माना जाता है, क्योंकि एक ही अर्थ देने के लिए दो दो शब्दों का प्रयोग हम एक साथ नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये क्या है, एक मिस्टेक हो जाएगा आपका कि रिच के साथ पीपुल का प्रयोग आप नहीं करेंगे, यानी द रिच के साथ। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जब कोई एडजेक्टिव किसका कार्य करता है, नाउन का कार्य करता है, तो आप उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं और यह जो एडजेक्टिव होता है ये पूरी तरह से क्या करता है, एक पूरे जाति का बोध कराता है। किसका बोध कराएगा, पूरे जाति का। यानी यह नाउन का कार्य करेगा और जो नाउन होगा वो पूरे जाति का बोध कराता है। तो इसलिए हम क्या है, जो रिच है, रिच मतलब अमीर है, तो द रिच का मतलब हो जाएगा अमीर लोग, यानी उस पूरी प्रजाति के बारे में बता रहा है। क्लियर? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे क्या करता है, ऐसे सेंटेंस में दे देता है एरर पार्ट में, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो रिच के साथ क्या करेगा, पीपुल दे देगा, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया गलत होगा। सेम ऐसे नीचे लिखा हुआ है द पुअर मैन। पुअर मैन, देखिए मैन एक होता है सिंगुलर और मैन का प्लूरल होता है एम ई एन, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द पुअर मैन, यानी गरीब लोग या गरीब आदमी, ठीक, गरीब आदमी। तो गरीब आदमी, सेंटेंस तो अर्थ तो सही निकल रहा है, लेकिन ये क्या सुपरफ्लोज होने के कारण यहाँ पे मैन की गलती है, तो सही हो जाएगा द पुअर। मैंने आपसे पहले ही बताया कि एडजेक्टिव के पहले जब आप आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो वह पूरे जाति का बोध कराता है और उसके साथ हम किसी सुपरफ्लोज का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी द रिच ये अपने आप में पूर्ण है, द पुअर ये अपने आप में पूर्ण है, इसके साथ ना तो हमें पीपुल लिखने की आवश्यकता है ना ही मैन लिखने की आवश्यकता है। तो ये रूल हो गया आपका दोस्तों, ये आपका कि कभी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होगा, पूरी जात का बोध कराता है और वो नाउन का कार्य करेगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है द रिच मैन मस्ट हेल्प द पुअर पीपुल। अब देखिए सेंटेंस में क्या गलती है, जो अमीर लोग हैं यानी अमीर आदमी को क्या करना चाहिए, अवश्य मदद करनी चाहिए, किसकी, गरीब लोगों की। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, मतलब अर्थ उसका सही है, लेकिन सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे द पुअर तो सही है लेकिन पुअर के साथ पीपुल का प्रयोग नहीं होगा, और द रिच भी सही है, मैन का प्रयोग नहीं होगा, तो सही क्या हो जाएगा, द रिच मस्ट हेल्प द पुअर। ये सेंटेंस सही है दोस्तों। ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, तो गलती आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में एक ही गलती रहेगी, दो दो गलती नहीं रहेगा। चूंकि इस सेंटेंस को हमने बनाया है इसलिए यहाँ पे दो दो गलतियां दी गई हैं, तो ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा कि यदि किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हम नाउन की तरह करें तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं और वो जो नाउन बनता है वो पूरी जाति का बोध कराता है। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट रूल को देखते हैं। अब नेक्स्ट रूल जो हमारा दोस्तों वो कह रहा है कि दिन के पहर यानी जो दिन का पार्ट्स होता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट होता है ना, तो दिन के पूर्व यानी जो दिन का पहर होता है उसके पूर्व और महीनों के दिनांक के पूर्व और ऑर्डिनल नंबर, आगे मैं अभी जिक्र करूंगा अगले स्लाइड पर मैं बताऊंगा इसमें कि ऑर्डिनल नंबर क्या होता है और कॉर्डिनल नंबर क्या होता है। ये नंबर भी कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मैथ्स में आप नंबर पढ़ते हैं वैसे इंग्लिश में भी नंबर की आज आवश्यकता आपको है कि किस नंबर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और किस नंबर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये एग्जाम में आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्रम भी पूछ लिया जाता है। मैं आगे आपको क्रम भी बताऊंगा कौन सा नंबर पहले लिखेंगे कौन सा नंबर बाद में लिखेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल होगा आपके एग्जाम के लिए, एमटीएस के लिए खास करके, ठीक है। तो मैं ये रूल है कि दिन के पहर के पहले और महीनों के मतलब क्या नाम है, पूर्व, हाँ, दिन के पूर्व, दिन के पहर के पूर्व और महीनों के दिनांक के पूर्व। जैसे दिनांक हम लिखते हैं 15 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ठीक है, तो ये सारे क्या है, दिनांक हैं, ठीक है। तो दिनांकों के पूर्व भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, दिन के पहर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं और
रैंक यानी जो पद होता है, पोस्ट होता है, ठीक है, पोस्ट जैसे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, तो ये सारे क्या है, पोस्ट हैं। तो पोस्ट या पदों के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और आपको पहले मैं डिग्री पढ़ा चुका हूं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम आर्टिकल द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ कब करते हैं, ये आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए, क्योंकि मैंने आपको ये डिग्री की क्लास में पूरा पढ़ाया हुआ और डिग्री बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है। चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें अंग्रेजी पूछता है, तो आपके लिए वो डिग्री का पूरा क्लास अगर आप देख लेते हैं तो 99.99% चांस है कि आप गलती करके नहीं आएंगे क्वेश्चन में। चाहे डिग्री का कितना भी तूफान क्वेश्चन आ जाए, आप सही करके ही आने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई दीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग कब किया जाता है। तो रूल हमारा यही है कि महीनों के दिनांक के पूर्व, दिन के पहर के पूर्व, पदों के पूर्व यानी रैंक या पोस्ट के पूर्व, और सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और एक चीज और, ऑर्डिनल नंबर के पूर्व भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं हम अगले स्लाइड पे, वहां पे हम आपको और बेहतर तरीके से समझाते हैं कि किस प्रकार से आर्टिकल द का प्रयोग हम किसके किसके पूर्व करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे इन द मॉर्निंग, तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ये क्या है, पहर है, ठीक है, दिन का पार्ट है। इवनिंग के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, आफ्टरनून के पहले करेंगे, नाइट के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और ये आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे तो इसके पहले क्या आता है, जैसे इन द आता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, ओके। अगर देखिए दोस्तों, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे और चीज बताता हूँ, नाइट के पहले द इन का प्रयोग करते हैं और एट का प्रयोग दोनों करते हैं, इन और एट। लेकिन दोनों के साथ कंडीशन है, इन का प्रयोग आप कब करेंगे और एट का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है। तो जब आप नाइट के पहले एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, देखिए, एट का प्रयोग कब करते हैं और इन का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है। जैसे कह दिया जाए मैं रात को लेट से आया, ठीक है, जब मैं रात को कह दूं मैं रात को लेट से आया या कल रात को मैं लेट से आया, तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि रात में मैं वापस आ गया, यानी रात के किसी एक छोटे से पार्ट की बात हो रही है। तो जब रात के किसी छोटे से पार्ट की बात होती है तब वहां पे हम लिखते हैं एट, ठीक है। आई केम लेट एट नाइट, ठीक है, मैं रात को लेट से आया। लेकिन जब आप पूरी रात की बात करते हैं, यानी होल नाइट यानी पूरी रात, तो जब आप पूरी रात की बात करेंगे तो पूरी रात की अंग्रेजी के लिए हम इन द नाइट का प्रयोग करते हैं, यानी द आप यहाँ पे लगा देंगे। लेकिन जब आप रात के किसी एक छोटे से हिस्से की बात करते हैं तो वहां पे एट नाइट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप मान लीजिए सपोज कल आप बारात चले गए, ठीक है, तो बारात को आप क्या होते हैं, लेट से आ जाते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो यानी रात को आप वापस आ गए, ठीक है, तो अभी रात ही था, तो वहां पे आप प्रयोग करेंगे एट नाइट। लेकिन जब आप पूरी रात गायब रहते हैं और अगली सुबह आते हैं या अगले दिन आते हैं, तब वहां पे आप प्रयोग करेंगे इन द नाइट। जैसे क्या दिया जाए, वेयर वर यू इन द नाइट, या फिर वेयर वर यू, हाँ ठीक है, वेयर वर यू इन द नाइट, यानी रात में आप कहाँ थे, ठीक। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि आप रात भर कहाँ थे या रात में कहाँ थे, तो यानी पूरी रात की बात हो रही है, तब आप इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब रात के एक छोटे से हिस्से की बात करते हैं या रात में ही काम आपका हो जाता है, रात को ही वापस आ जाते हैं, तो वहां पे आप एट नाइट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। और जब एट नाइट प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मैं रूल यहाँ पे बता दिया हूँ, नाइट के पहले द का प्रयोग करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब वहां पे इन द दिया हो, यानी इन दिया हो। क्लियर, तो यानी कि दिन के पहर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं कब, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट। क्लियर, फिर यहाँ पे देखिए दिया हुआ डेट दिया हुआ महीने का, ठीक है, 15 अगस्त, यानी द 15 अगस्त, द 26 जनवरी, द पीएम ये पोस्ट है, द सीएम ये भी पोस्ट है, ठीक है। तो मैंने पिछला रूल बताया आपको, मतलब यही वाला रूल, कि महीनों के दिनांक के पूर्व, पहर के पूर्व यानी दिन के पहर के पूर्व, और क्या नाम है, पदों के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि पूरा डिग्री का आपको पूरा लेसन ही पढ़ा दिया गया है, तो आप डिग्री का पूरा क्लास देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया है ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल नंबर। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको रूल में कि ऑर्डिनल नंबर के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो इसको दोस्तों आप 100% याद कर लीजिएगा, इसको मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बनवा दूंगा इसका, इस शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा ये रूल, ठीक। क्योंकि ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल नंबर और एक होता है मल्टीप्लीकेट्स नंबर, यानी जो गुणक वाली संख्या होती है, डबल, ट्रिपल, हाफ, ठीक है, ये भी संख्या है, तो उसको मल्टीप्लीकेट्स बोलते हैं, मल्टीपल, मल्टीप्लीकेट्स,
ठीक है, मल्टीप्लिकेट्स यानी गुणक वाली जो संख्या होती है वो संख्या है। यानी नंबर अंग्रेजी में तीन तरह का हो गया, एक होता है ऑर्डिनल, एक हो गया कॉर्डिनल और एक होता है मल्टीप्लिकेट्स नंबर। तो एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मतलब डायरेक्ट ये थोड़ी पूछा जाएगा किस नंबर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर, ऐसा नहीं पूछा जाता, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होता है, या तो उसका ऑर्डर गलत लिख देगा या फिर क्या होगा, गलत नंबर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देगा। तो आपको ये सारी चीजें इसी रूल में पता चल जाएगा कब हम आर्टिकल किस नंबर के पहले द का प्रयोग करेंगे, किस नंबर के पहले नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, क्रम सूचक संख्याएं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं, फोर्थ बोलते हैं, फिफ्थ बोलते हैं, तो वो ऑर्डिनल नंबर होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर नंबर के वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड, या ऐसे भी हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रोमन अंक की संख्या है। ठीक है, तो जब आप इस तरह से बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका ऑर्डिनल नंबर। लेकिन जब आप बात करते हैं कॉर्डिनल नंबर की, यानी क्रमागत संख्याओं का, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये सारी संख्या क्या होती है, कॉर्डिनल नंबर होती हैं। इनके साथ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, यानी इनके साथ नो आर्टिकल, लेकिन इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग आप करेंगे। ठीक, तो ऑर्डिनल नंबर के साथ आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन कॉर्डिनल नंबर के साथ आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। बात आती है मल्टीप्लिकेट्स नंबर की, तो मल्टीप्लिकेट्स नंबर के साथ आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है जो मेरा यहाँ पे मेन उद्देश्य था इस ऑर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल नंबर और मल्टीप्लिकेट्स नंबर को बताने का, उसका उद्देश्य ये था कि अगर किसी वाक्य में एक साथ ये तीनों नंबर आ जाएं, ठीक है, अगर ये तीनों संख्या एक साथ वाक्य में आ जाएं, तो उनका क्रम क्या होगा, या तीनों में से कोई भी दो ही संख्या आ जाए तो उनका ऑर्डर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर कभी भी वाक्य में मल्टीप्लिकेट्स नंबर, ऑर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल नंबर एक साथ आ जाए तो उनका क्रम होता है OCM। यहां मैं लिख देता हूं OCM। ओ फॉर होता है ऑर्डिनल, सी फॉर होता है कॉर्डिनल, और एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेट्स। यानी कि इस ऑर्डर को आप याद रखेंगे कि अगर तीनों संख्या एक साथ वाक्य में आ जाए, या इन तीनों में से कोई भी दो संख्या एक साथ आ जाए, तो उनका क्रम क्या होगा, ऑर्डिनल, कॉर्डिनल और मल्टीप्लिकेट्स, यानी OCM। आप यही OCM याद कर लीजिए। और आर्टिकल द का प्रयोग किसके पहले करेंगे, आप ऑर्डिनल के पहले करेंगे, क्योंकि ऑर्डिनल पहले ही है, तो आप आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ आराम से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ही हैज स्टडीड 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश। तो सेंटेंस गलत है दोस्तों। अब इस सेंटेंस में गलती क्या है, देखिए, टू का प्रयोग किया गया है, फर्स्ट का प्रयोग किया गया, चैप्टर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो टू फर्स्ट चैप्टर, अभी इसका क्रम क्या है मैंने बताया, OCM। तो ऑर्डिनल कौन है, ये फर्स्ट जो है ये ऑर्डिनल नंबर है, और टू क्या है, कॉर्डिनल नंबर है। तो मैंने अभी बताया ऑर्डिनल नंबर के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होता है, चलिए ऑर्डिनल नंबर के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। लेकिन गलती दूसरी भी है, दूसरी गलती क्या है, जो टू है वो एक कॉर्डिनल नंबर है, और कॉर्डिनल को हम कहां लिखते हैं, ऑर्डिनल के बाद में। ठीक है, तो यहां पे गलती ये है कि पहले आप फर्स्ट को लिखेंगे फिर टू को लिखेंगे, तो हो जाएगा सही, ही हैज स्टडीज, सॉरी, ही हैज स्टडीड द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ इंग्लिश, यानी उसने पहले 2 चैप्टर अंग्रेजी के पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा द फर्स्ट 2 चैप्टर। देखिए, ये हो गया ऑर्डिनल, ये हो गया कॉर्डिनल, मल्टीप्लिकेट दिया नहीं है तो छोड़ देंगे उसको। तो यहाँ पे आपको ये रूल पता चल गया होगा कि अगर वाक्य में ऑर्डिनल, कॉर्डिनल, मल्टीप्लिकेट एक साथ देता है तो हम उनका क्रम क्या होता है, OCM का होता है। क्लियर, तो आई होप कि आपको ये रूल याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा कमी हो रहा है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये रूल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला रूल देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब अगला रूल हमारा कह रहा है कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी हाल ही फिलहाल में कोई एग्जाम हुआ था जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन आया था, शायद एनडीए का एग्जाम था या किसी में था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो होल होता है और सेम होता है, अगर कभी भी वाक्य में होल या सेम दिया हो तो होल या सेम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आल या बोथ दिया हो तो इनके बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर वाक्य में यानी किसी सेंटेंस में यदि होल या सेम दिया हो, होल या सेम दिया हो, तो आर्टिकल द का प्रयोग इनके पहले करते हैं। कहां करते हैं, इनके पहले। लेकिन अगर वाक्य में आल या बोथ दिया हो तो आर्टिकल का प्रयोग इनके बाद करते हैं। ठीक है, आर्टिकल द का प्रयोग इनके बाद किया जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, अगर बस आप यही पॉइंट छोटा सा याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में
मान के चलिए एक क्वेश्चन आप सही करके आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन। तो ऐसे करके पूछेगा नहीं, सेंटेंस देगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा है, द होल क्लास वाज मेकिंग अ नॉइस, यानी कि पूरा क्लास क्या कर रहा था, शोर कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे क्या होल है, तो होल के पहले क्या होता है, आर्टिकल दैट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल दैट का प्रयोग होल के पहले किया गया है। ठीक है, नीचे दिया हुआ है, दिस इज द सेम बॉय, यह वही लड़का है, दैट मेट मी स्टडी, जो मुझसे कल मिला था, या जो मुझसे कल मिला, यह वही लड़का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द सेम लिखा हुआ है। तो सेम के पहले आर्टिकल हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रूल में बता दिया आपको। होल और सेम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तथा आल या बोथ के बाद आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, और देखिए दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, मैं पीछे इस चीज का वीडियो शायद बना के आपको दिया था कि दैट का प्रयोग आप कब करते हैं। ठीक है, अगर नहीं बनाया है तो मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा इसका, जिसमें आपको डिटेल्स दैट के बारे में बताऊंगा, दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर वाक्य में कभी भी द सेम दिया हो या सुपरलेटिव डिग्री का कोई एडजेक्टिव दिया हो, तो कंजक्शन के रूप में यानी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आप हमेशा दैट का प्रयोग करेंगे, इसके अलावा किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पे दैट की जगह पे हु या विच दे देगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि द सेम के साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने रूल ये बताया है, होल और सेम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखिए ये भी सेंटेंस सही है। नीचे क्वेश्चन दिया है, ऑल द बॉयज वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑल के बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। क्लियर, तो ये सेंटेंस सही। अगर यहाँ पे हम पहले कर देते द ऑल बॉयज, तो सेंटेंस गलत हो जाता। नीचे दिया है, बोथ द गर्ल्स वर अब्सेंट इन द क्लास स्टरडे, यानी कि दोनों लड़कियां, बोथ का मतलब होता है दोनों। ठीक है, दोनों लड़कियां क्लास में कल अनुपस्थित थी। तो यहाँ पे देखिए बोथ के बाद हम आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं, तो ये सेंटेंस भी क्या है, सही है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, होल और सेम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तथा आल या बोथ दिया हो तो उनके बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, आल और बोथ में अंतर क्या होता है, आप इस चीज को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप बता देते हैं तो हम वहां पे आपको रिप्लाई करेंगे, और अगर नहीं बता पाते तो मैं आपको इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगा आल और बोथ में क्या अंतर होता है। ये किसी दिन मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन का जब क्लास लूंगा तो आपको डिटेल से जानकारी दूंगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एमटीएस एग्जाम के लिए, या एसएससी का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें ये रूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला रूल हमारा है कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करता हूं मैं। देखिए, किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता, इस चीज को याद रखिएगा। ये जीरो आर्टिकल जब मैं पढ़ाऊंगा, अगला वीडियो लाऊंगा, तो उसमें आपको इस चीज के बारे में फिर से मिलेगा कि किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाषा के नाम के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक परिस्थिति में आप आर्टिकल द का प्रयोग उसके पहले करते हैं। ठीक है, वो अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अगर भाषा के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, देखिए, अगर किसी भी भाषा के नाम के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो वह भाषा ना होकर वह उस भाषा को बोले जाने वाले व्यक्तियों के बारे में बताने लगता है। ठीक है, अर्थात उससे हमें राष्ट्रीयता के बारे में पता चलता है, या जाति के बारे में पता चलता है, कि जब भी हम किसी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए द हिंदी कर दें हम, द हिंदी, तो हिंदी क्या हमारी भाषा है, तो जब हम द हिंदी बोलेंगे तो वह हिंदी भाषा ना होकर के वह हिंदुस्तानियों की बात करेगा। ऐसे द इंग्लिश अगर हम बोलते हैं तो इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी होता है, लेकिन द इंग्लिश जब आप बोलते हैं तो वह अंग्रेज हो जाता है। ऐसे चीनी एक भाषा है, चीनी के पहले आप अगर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो द चीनी का मतलब होता है चीनी लोग, यानी चीनी भाषा को बोलने वाले लोग। ऐसे मराठी क्या है, एक भाषा है, मराठी के पहले आप अगर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो वो मराठी ना होकर के मराठी लोगों की बात करता है, ना कि मराठी भाषा की बात करता है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा कि कभी भी अगर किसी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो वह भाषा नहीं होता है, बल्कि वह नागरिकता के बारे में बताता है, वहां के लोगों के बारे में बताता है। ठीक है, और एक चीज और यहाँ याद रखिएगा, इसमें रूल में लिखा नहीं है, कि वह नाउन जिससे हमें राष्ट्रीयता, जाति या किसी क्षेत्रीयता के बारे में पता चलता है, तो उसके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यही रूल सेम वही रूल ही बता रहा है। ठीक है, तो आप किसी भाषा के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे तो वो भाषा नहीं रहेगा, इस चीज को याद रखिएगा। यानी जब आप किसी भाषा को भाषा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो कतई आप उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग मत करिएगा, वो गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द इंग्लिश, द हिंदी, द मराठी, ठीक है, द फ्रेंच, द इंडियन। ये इंडियन देखिए क्या, इंडियन भाषा नहीं है, ये क्या है, नागरिकता है, ये लोगों की नागरिकता है। ठीक है, तो नागरिकता के पहले भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द पाकिस्तानी, द नेपाली, ये सब क्या है,
नागरिकता है, यानी वहां के नागरिकों की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल में क्या गलती है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, ये कह रहा है अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। अब ये अर्थ के अनुसार तो हो रहा है अंग्रेजी अंग्रेजी की भाषा है, ये तो गलत हो जाएगा। अंग्रेजी अंग्रेजी की भाषा थोड़ी है, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये अंग्रेजी तो ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ पे जब हम अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, यानी नागरिकता की बात हो रही है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, तब जाके सही हो जाएगा। देखिए नीचे क्या लिखा है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, अब ये सेंटेंस सही हो गया। लेकिन अगर यही कह देता द इंग्लिश इज द, अगर यहीं पे फिर दे देता क्या चीज द, तो भी गलत हो जाता, क्योंकि ये भाषा की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये भाषा है और यहाँ पे क्या है, नागरिकता है। तो क्लियर है, आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी भी भाषा के नाम के पहले जब आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो वह भाषा ना होकर वहां उस भाषा को बोले जाने वाले व्यक्तियों की बात करता है। क्लियर, चलिए अगला रूल देखते हैं हम। ठीक है, तो अगला रूल जो है दोस्तों, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ये इस वीडियो का सबसे आखिरी रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस रूल में आपको बहुत ही सारी चीजें जो कंफ्यूजन से भर जाता है वो पूछा जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में ये रूल भी, यानी इस रूल का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ था, तो आपको मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूं कि इसका अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले रूल पढ़ लेते हैं। तो जब भी क्या होता है, कोई नाउन ऐसा हो जिससे हमें मूल्य के बारे में पता चले, किसी चीज की कीमत के बारे में पता चले, मूल्य, दर या भार, यानी नाप तोलते हैं जब आप, ठीक है, नापतोल को प्रकट करने वाले किसी इकाई यानी कि यूनिट या शब्दों के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है, वह नाउन जिससे हमें क्या पता चले, किसी वस्तु के मूल्य के बारे में पता चले, भार के बारे में पता चले, या नाप तोल की कोई वस्तु हो, यानी वो वस्तु जो नाउन है वो किसी नाप तोल की वस्तु के बारे में बताए। ठीक है, लीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, तो ये सारे क्या है, मापक इकाइयां हैं। तो मापक इकाइयों के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मापक इकाइयों के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का। लेकिन अगर मापक इकाइयों के साथ उनकी कीमत भी दे दी जाए, दो चीज है याद रखिएगा, अगर यही चीज आप ध्यान से सुन लेंगे या याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत आप करके नहीं आने वाले हैं। क्या मैंने बोला कि अगर वाक्य में मापक इकाई का बात किया जाएगा तो आप उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर मापक इकाई के साथ कीमत भी दे दिया जाए वस्तु का, तब आप वहां पे आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। हाल ही फिलहाल में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जाम का नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैंने क्वेश्चन देखा था तो उसमें ये क्वेश्चन सेम आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे क्या दिखा है, मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर, मिल्क कैसे बेचा जाता है, लीटर के द्वारा बेचा जाता है। दूध कैसे बेचा जाता है, लीटर से, यानी ये माध्यम बता रहा है, ये इकाई का बात कर रहा है। तो दूध किससे बेचा जाता है, लीटर से। तो मैंने क्या बोला, मापक इकाई का जब बात किया जाता है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे द नहीं लिखा था तो इसलिए सेंटेंस से गलत था, अब यहाँ पे सही हो गया, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। लेकिन नीचे क्या लिखा है, बनानास आर, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे बनानास आर सोल्ड बाय 50 रुपीज। देखिए दोस्तों, अब लीटर, केला लीटर में तो बेचा नहीं जाता है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। ठीक है, बनानास कैसे बेचा जाता है, डजन यानी दर्जन में बेचा जाता है। ठीक है, डजन, यानी बनानास आर सोल्ड बाय 50 रुपीज डजन, यानी कि जो केला है वो 50 रुपए दर्जन बेचा जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कीमत भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जब यहाँ पे कीमत दे दिया गया है तो आप अब इस इकाई के पहले आर्टिकल द का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, ताकि उससे ये पता चलता है कि वो जो वस्तु है उतने रुपए प्रति, यानी वो जो ए या एन है प्रति का बोध कराता है, इसलिए हम द का प्रयोग वहां पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा, बनानास आर सोल्ड बाय द 50 रुपीज ए लीटर, लीटर नहीं, यहाँ पे डजन आप करिए। ठीक है, क्योंकि केला लीटर से थोड़ी बेचा जाता, केला तो दर्जन के हिसाब से बेचा जाता ना, तो यहाँ पे डजन सही होगा। डजन के पहले किसका प्रयोग करेंगे आप, आर्टिकल ए या एन का, चूंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो मैं फिर से इस रिपीट को जल्दी से रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई नाउन ऐसा हो जो मापक इकाइयों के बारे में बताता है तो मापक इकाइयों के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि मापक इकाइयों के साथ वस्तु की कीमत भी दे दी जाए तो आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे उस इकाई के पहले, बल्कि ए या एन का प्रयोग करेंगे, उससे हमें प्रति का बोध होता है। तो आई होप दोस्तों कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो तो आप उस वीडियो
कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप अगर हमें कुछ सजेस्ट करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए एमटीएस या एसएससी का जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगला वीडियो मैं जो लेकर आने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि जीरो आर्टिकल होगा। आप कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर उसमें अंग्रेजी पूछा जाता है तो जीरो आर्टिकल से क्वेश्चन आपके 100% पूछा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिए, अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।